नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट 2024 की तैयारी के 10वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी के पद्यांश और पोस्टर के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह 10वां सप्ताह 2 सितंबर से 7 सितंबर तक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं कि पद्यांश और गद्यांश दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। देखिए, पद्यांश जो होता है वह पद्य का कोई भाग होता है, जैसे कोई कविता हुई है ना। पद्य को गाया जाता है या लयबद्ध रूप से इसको पढ़ा जाता है, उसमें लय से पढ़ा जाएगा। दूसरा इसमें रहता है कि यहां पर जब अंत होता है ना, तो देख रहे हैं आप कि यहां पर जो है तुकांत शब्द होते हैं, यानी जिनके अंतिम जो ध्वनियां होती है वह एक समान होती है। ठीक है, ये पद्यांश की पहचान है। गद्यांश में क्या होता है कि किसी भी घटना का विवरण या वर्णन होता है, इसमें पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि पद्यांश में पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। इसमें ज्यादातर जो है तुकांत जो होते हैं शब्द होते हैं, जिनका पढ़ने में क्या होता है, लयबद्ध तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो पद्य में ध्यान रखिएगा कि पद्य को गाया भी जाता है और इसे लयबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। और गद्यांश में साधारण वाक्य पढ़ते हैं, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। यह किसी घटना का वर्णन या किसी विषय वस्तु के विवरणात्मक वर्णन पर आधारित होता है। ये इसमें मुख्य अंतर है। अब इस पद्यांश के अंतर्गत जो एलो हमारे कवर हो रहे हैं वे हैं 312, 406, 506, 608, 609। ये मुख्य रूप से ये 5 जो एलो हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो एलोज हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ करके समझना। तो देखिए, नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती है जब धरती बरसा जाते जी भर कर जल, छम छम करती बूंदे नाचे बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल, चलती हैं जब तेज हवाएं बज उड़ती हैं घर की साकल। इस प्रकार से इसे पद्य को पढ़ा जाता है और ये पद्य मुस्कान बाल गीत संग्रह से लिया गया है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद में इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनको कैसे हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है। ऑप्शन दिया है, ए नील गगन, बी बादल, सी धरती, डी काजल। अब यहां पर हमें इसका शीर्षक देना है ना। तो शीर्षक देने के पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं यह किसके बारे में है ना, किस संदर्भ में है, किसका वर्णन कर रही है। तो यहां पर देख रहे हैं कि नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल। ठीक है ना, प्यासी होती है जब धरती बरसा जाते जी भर कर जल। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बादल के बारे में कहा गया है ना। तो उचित शीर्षक से क्या हो सकता है, बादल। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही शीर्षक हो सकता है। प्रश्न दूसरा है, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है। ए बादल काले होते हैं, बी बादल फैले होते हैं, सी बादल हल्के होते हैं, डी बादल उड़ते रहते हैं। तो देखिए, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है। तो देखिए, यहां पर कहा गया है कि नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, है ना। अंबर का काजल कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि बादल जो होते हैं वे कैसे होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? ए गगन का, बी बादल का, सी धरती का, डी बरखा का। आप देखिए किसका आंचल लहराता है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल। किसका आंचल? धरती का। ठीक है, तो अब यहां पर हम जो है सही विकल्प लगा देंगे सी धरती का। ठीक है, इस प्रकार से हमें उसे ढूंढना है। प्रश्न 4, घर की सांकल क्यों बज उठती है? ए बादलों से, बी बूंदों से, सी सावन भादों से, डी तेज हवाओं से। है ना। अब घर की सांकल क्यों बज उठती हैं? देखिए, चलती है जब तेज हवाएं, बज उठती है घर की सांकल। घर की सांकल कब बजती है? जब हवाएं तेज चलती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या जाएगा? डी तेज हवाओं से। 5वां प्रश्न है, अंबर का शब्दार्थ क्या है? यानी अंबर जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो 4 विकल्प दिए हैं। ए आकाश, बी पर्वत, सी धरती, डी हवा। तो अंबर का शब्दार्थ होता है आकाश। है ना, क्या होगा? आकाश, गगन, व्योम। है ना, ये इसके कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। यहां पर ये भी पूछ सकते हैं कि अंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो अंबर क्या हो गया? गगन हो गया, आकाश हो गया, व्योम हो गया। है ना, ठीक है, आकाश होता है, ये इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब पद्यांश 458 के अंतर्गत आपको दिया है पोस्टर। है ना, देखिए पोस्टर में क्या होता है कि बहुत सारी जानकारियां होती है, तो हम पहले पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें कि उसके अंदर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई। ठीक है, उसके बाद जो है प्रश्नों के उत्तर देना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर धमाका चाय के बारे में कहा गया है ना, धमाका चाय। ठीक है, उसके बाद में अब ये चाय किससे बनी हुई है, उनके नाम दिए हैं, लौंग, अदरक, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी और इलायची। ये धमाका चाय का एक पैकेट है, कहा गया है कि आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मम्मा लीजिए ऐसी चाय के गुणों का जिसमें है 6 मसाले और जड़ी बूटियां। ठीक है, यहां पर वर्णन दिया है 1 किलो चाय पत्ती के साथ 100 ग्राम मुक्त। ये ऑफर दिया हुआ है ना, कि 1 किलोग्राम चाय लेंगे तो 100 ग्राम चाय आपको मुफ्त में मिलेगी। नीचे और दिया है सूचना, 180 वर्षों की लाजवाब खुशबू एवं स्वाद। ठीक है, इसकी हो गई विशेषता। तीसरी है, हर एक घूंट देगी स्फूर्ति और ताजगी। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर धमाका चाय के बारे में पोस्टर दिया गया है ना, और इस चाय में कौन कौन से अवयव हैं उनके बारे में कहा गया है, इसका पैकेट किस प्रकार से है वो बताया गया है, और चाय के गुण बताए गए हैं। है ना, तो ये पोस्टर अब हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि इनके प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटियां मिली हैं? ए लौंग और हल्दी, बी अदरक और नीम, सी तुलसी और अश्वगंधा, डी मुलेठी और दालचीनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अवयव है इनको देखेंगे। तो देखिए इसमें मुलेठी है, दालचीनी है ना, और ठीक है, तो ये मुलेठी और दालचीनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुलसी है लेकिन अश्वगंधा नहीं है, अदरक है लेकिन नीम नहीं है, लौंग है लेकिन हल्दी नहीं है, जबकि यहाँ दोनों का सम्मिश्रण कहा गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, लाजवाब शब्द में उपसर्ग है ना, क्या है उपसर्ग ढूंढना है। तो देखिए उपसर्ग होता क्या है, पहले वो समझ लें कि किसी भी शब्द के पहले है ना जो शब्दांश जोड़ा जाता है और शब्दांश जुड़ने के बाद में उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो ऐसे शब्दांश को हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पर शब्द यह है जवाब, और इसमें ला जो है ये उपसर्ग है, तो क्या हो गया ला जवाब। है ना, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के
पहले जुड़ता है। तो यह विकल्प बी जो है क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे और देखते हैं, सु, ये भी क्या है, उपसर्ग है। ये सुशासन है ना, सुगमता, इस प्रकार से है ना, सुरस्ता। अब इसके बाद में अ भी होता है उपसर्ग, जैसे अधर्म है ना, क्या हो जाएगा, अधर्म। तो अ क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे तो उपसर्ग पहले होता है ना। और भी होते हैं, कु होता है ना, कुकर्म है ना, तू होता है दुष्प्रचार। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्दांश होते हैं ये किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे उपसर्ग हैं, है ना। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि कोई शब्द है उसके पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आता है शब्दांश वही होता है उपसर्ग, है ना। ला जवाब, तो ला क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फल। तो देखिए चाय पत्ती हम बोलते हैं ना, यहाँ कहा गया है कि चाय पत्ती, इसका अर्थ क्या हुआ कि चाय जो है वो पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है ना। चाय बनाने के लिए पौधे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, पत्ती होता है। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 है, खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द ने उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थी शब्द, या इनको कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द। ठीक है, अब खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा? तो खुशबू का विलोम क्या होता है, बदबू। खुशबू क्या हो जाएगा, बदबू हो जाएगा, है ना। तो खुशबू क्या होता है, अच्छे रूप में होती है, जो अच्छी आती है गंध उसको कहते हैं खुशबू, है ना। और जहां पर खराब गंध आती है उसको कहते हैं बदबू। तो इसका अर्थ बदल गया है, इसे हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे रात का दिन, धर्म का धर्म, सत्य का असत्य। ठीक है, ये जो युग होते हैं ये विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे रात का क्या हो गया, दिन हो गया, है ना। ये शब्दों का युग क्या हो गया, विलोम हो गया। दिन का रात, रात का दिन, ऐसा। सत्य का असत्य, और असत्य का क्या हो जाएगा, सत्य, है ना। ऐसा नहीं सत्य का सत्य होगा, असत्य का भी विलोम सत्य होता है। तो ये युग्म शब्द का आपको याद रखना है कि विलोम शब्द युग्म क्या होते हैं। और अपनी जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनका विलोम को मिल जाता है। प्रश्न 5 है, 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे। क्या मुफ्त पा सकेंगे? ए 100 ग्राम चाय, बी 200 ग्राम चाय, सी 50 ग्राम चाय, और डी 250 ग्राम चाय। अब देखिए इसके लिए हमें देखना होगा पोस्टर। यहाँ कहा गया है कि 1 किलो चाय पत्ती के साथ में 100 ग्राम, ठीक है ना। यदि 1 किलो आप चाय पत्ती खरीदते हैं तो आपको 100 ग्राम जो है चाय पत्ती मुफ्त मिलेगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि 2 किलो, तो भैया 2 किलो यदि खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 2, यानी 200 ग्राम जो है हमें चाय पत्ती मुफ्त में मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या जाएगा कि 2 किलो चाय खरीद रहे हैं तो 200 ग्राम चाय जो है मुफ्त में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करें, गद्य हो चाहे पद्य हो उसको पढ़ें समझें, और उसमें प्रश्न उत्तर के अलावा भी व्याकरण के कुछ भाग आते हैं, जैसे विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, है ना। उसके बाद में उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, मुहावरे के अर्थ भी उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 1 या 2 प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। तो हम गद्यांश पद्यांश पढ़ने के साथ साथ में प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे, ये भी पढ़ें ताकि हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है आसानी से हम दे सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।